हे गाइस, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का जीएस स्टडी पर स्वागत करता हूं। आप सभी का, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व का भूगोल में अब तक हमने आधे से अधिक टॉपिक जितने हैं सब ख़त्म कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है पवन। पवन यानी वायु के बारे में आज इसका एक मान लीजिए एक पर्चा खोलेंगे। इसका हर एक पुर्जा खोलेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर एक चीज़ आपको यहाँ से ज्ञात होगा और एक अच्छी नोट्स आपको मिलेगी। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर जीएस का फ्री में नोट्स अवेलेबल कराया जा रहा है। अब तक हमने जीएस में मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास, भारत का भूगोल, ये सब फ्री में अवेलेबल कराया है। इसका नोट्स इस चैनल पर मैंने आपको पढ़ा दिया है और इस चैनल के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं जीएस का फ्री में नोट्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पवन के बारे में आज जानेंगे कि पवन क्या है, यानी वायु क्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाइंड, WIND, वाइंड। पवन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। समझ गए? पवनों की दिशा का निर्धारण कैसे होता है, आइए इसे जानते हैं। पवन की दिशाएं फेरेल नियम, बाइज बेलाट नियम द्वारा निर्धारित होती हैं। फेरेल का नियम क्या कहता है, आइए इसे जानते हैं और समझते हैं। अगर आप देखिए, ईमानदारी पूर्वक आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बच्चों, बिना नोट्स के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सोच लिए हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो आपको उसे दिल से लगना पड़ेगा। एकदम मेहनत कीजिए। ये नहीं कि किसी भी वीडियो को खोले, बस देख लिए, ऑनलाइन सुन लिए, सब हो गया पढ़ लिए वगैरह वगैरह। जब तक आप उस चीज़ों को खुद पढ़ेंगे नहीं, खुद एनालाइज नहीं करेंगे अपने ऊपर, तब तक आप उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। तो मैं जो ये नोट्स आपको दे रहा हूँ, इसे आप पहले सुनिए, पढ़िए, फिर आपको इसको अपने नोटबुक में इसे नोट कीजिए। जहाँ आपको कहीं भी दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख दीजिए। मैं आप उस प्रश्न का जवाब ज़रूर दे दूँगा, इतना गारंटी है मेरा। अगर और भी कहीं दिक्कत आ रही है तो बहुत सारे, बस आप मन लगा के पढ़िए। अगर इसमें कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में असहज महसूस कर रहे हैं टाइप करने में, तो आप गूगल की भी सहायता ले सकते हैं। बस किसी भी चीज़ से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है? तो अगर आपने सोच लिया है गवर्नमेंट जॉब को पाना है, तो गवर्नमेंट जॉब पाना है तो मेहनत करना ज़रूरी है। बिना मेहनत के बच्चों कुछ नहीं मिलने वाला है। बिना मेहनत के तो आप खाना भी नहीं खा सकते। सोचेंगे मेरे मुंह में कोई अपने आप अनाज चला जाए तो नहीं जाए, उसके लिए अन्न को भी उठा करके अपने मुंह में डालना पड़ेगा, तभी, और चबाना पड़ेगा, तभी भी आप खाएंगे। अगर दूसरा कोई अनाज ले करके आपके मुंह में डाल दे तो आपको चबाना पड़ेगा, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आपको ये नोट्स मिल रहा है तो आप इसे बेहतरीन नोट्स मिल रहा है आपको, वो भी फ्री में जीएस का, तो आप इसका लाभ उठाइए और इसे नोट कीजिए। या कमेंट बॉक्स में अगर कहीं आपको कोई कुछ दिक्कत आ रही है तो आप अपना प्रश्न दीजिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर और कहीं नहीं समझ में आ रहा है, असहज महसूस कर रहे हैं, तो आप गूगल की भी सहायता ले सकते हैं। आगे आप लोग समझदार हैं, तो अब आइए जानते हैं फेरेल का नियम क्या है। पवन के बारे में इन्होंने बताया था। फेरेल का क्या नियम है, आइए जानते हैं। इसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाया करती है। ऐसा कोरियोलिस बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? कोरियोलिस बल के कारण होता है। नोट करके लिखिएगा इस बात को। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है, अतः भूमध्य रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। ध्रुवों पर अधिकतम विक्षेप होता है। समझ गए? अब आइए जानते हैं वाइज बेलेट नियम। ये क्या है? यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दबाव उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। ठीक है?
ये जानकारी की चीज़ें हैं, आप लोग इसका अध्ययन कीजिए और इसे अपने दिमाग में ज़रूर रखिए। अब पवन के प्रकार आइए जान लेते हैं। पवनों के 3 प्रकार में यानी 3 भाग में बँटा है, यानी पवनों के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार कौन सा है? प्रचलित पवन या भूमंडलीय पवन। प्रचलित पवन को ही हम भूमंडलीय पवन के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपका नाम है राजवीर, तो आपका कोई अन्य नाम होगा, उसी तरह इसका भी एक प्रचलित पवन या भूमंडलीय पवन दोनों कह सकते हैं, एक ही है। और मौसमी पवन या सामयिक पवन। तीसरा है स्थानीय पवन। ठीक है, प्रचलित पवन क्या है, आइए इसे समझते हैं पूरा विस्तार से। ये साल भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें हैं। इन्हें प्रचलित अस्थायी सनातनी भूमंडलीय पवनों के रूप में जाना जाता है। यह व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें होती हैं। ठीक है, व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? जिसे हम लोग ट्रेड वाइंड बोलते हैं। ये उपोषण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब की और दोनों गोलार्धों में निरंतर बहती रहती हैं। इनकी दिशा हमेशा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में होती है। उत्तर पूर्वी में व्यापारिक पवन और दक्षिणी गोलार्ध में पूर्वी व्यापारिक पवन बहती है। ठीक है, विषुवत रेखा के समीप ये दोनों पवनें टकराकर ऊपर उठती हैं और घनघोर संघनीय वर्षा कराती हैं इन्हीं के कारण। ठीक है, पछुआ पवनें क्या होती हैं, आइए जान लेते हैं। पछुआ से आप निर्धारित कीजिएगा, नज़र डालिए पछुआ पवनों पर। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों से उपद्रवीय निम्न वायुदाब क्षेत्रों की तरफ गति करती हैं। इनकी दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं ये, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। पछुआ पवनों का सर्वाधिक विकास दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है, और यह होने का एकमात्र कारण है स्थानीय अवरोधों का अभाव। ठीक है, स्थलीय अवरोधों का अभाव है यह। इन पवनों को अक्षांशों की स्थिति एवं गति के आधार पर निम्न नामों से जाना जाता है। 40 डिग्री साउथ पर यह गरजता चालीसा है, और 50 डिग्री साउथ पर यह प्रचंड पचासा है, और 60 डिग्री साउथ पर चीखता साठा है। ये एक नाम है प्रचलित में। इनसे तो प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन एसएससी का क्या भरोसा, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं गया है, हर एक चीज़ को बताया गया है इसमें। अगर आप ये विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो जब ये मैं बोल दूंगा इस चैनल पर कि विश्व का भूगोल ख़त्म, पूरा मैंने पूरा नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया विश्व का भूगोल, तो आप कहीं से भी उठा लीजिएगा। विश्व के भूगोल से रिलेटेड एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने आपको नहीं कराया हो। हर एक चीज़ को मैंने इसमें लिखा है, समझाया गया है, हर एक चीज़ को। कहीं से भी आपको कहीं कुछ शिकायत नहीं मिलेगी। बस आप अपने एकदम मन से आप इस नोट्स को बनाइए। अगर आपका भी कोई साथी चाहता है जीएस का नोट्स बनाना फ्री में, ये क्लास अगर जो गाँवों के बच्चे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं महंगी, तो आप इनसे जीएस फ्री में जानकारी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नोट्स एक बेहतरीन बना सकते हैं, वो भी हैंड राइटिंग नोट्स है ये। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं मौसमी पवनें ये क्या होती हैं। मौसमी पवनों की दिशा दिन और रात एवं मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। निम्न पवनों को इस श्रेणी में रखा जाता है। बच्चों, बगल में क्लास चल रही है, तो उसका अगर आपको आवाज़ आए, मुझे तो सुनाई पड़ रही है, पता नहीं इसमें जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत जा रही होगी तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए आइए जानते हैं अब मौसमी पवनें। मौसमी पवनों की दिशा दिन और रात एवं मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। उनको बोलिए थोड़ा साउंड कम कर दें। स्थल एवं समुद्री पवन, पर्वत और घाटी पवन, मानसूनी पवनें। ये मौसमी पवनें हैं 3 प्रकार की। स्थल एवं समुद्री पवन क्या है? समुद्री समीर या तटवर्ती क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, और दिन के समय स्थल का तापमान समुद्री सतह से ज़्यादा होता है, जिसके कारण स्थल पर निम्न वायुदाब क्षेत्र एवं समुद्र में उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है। अतः पवन की दिशा समुद्र से स्थल की तरफ होती है। समझ गए?
इसके कारण तटवर्ती क्षेत्रों में दिन के तापमान को ज़्यादा उठने नहीं देती है। समुद्री समीर का प्रयोग कर मछुआरे समुद्र से तट की तरफ लौटते हैं। इसमें उनको नाव चलाने में आसानी होती है। चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। स्थलीय समीर क्या है? रात के समय जल की अपेक्षाकृत स्थल तेजी से ठंडा होता है, जिसके कारण स्थल पर उच्च वायुदाब एवं समुद्र में निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, अतः पवन की दिशा स्थल से समुद्र की तरफ होती है। इसी पवन का प्रयोग कर मछुआरे रात में तट से समुद्र की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। पर्वत एवं घाटी समीर, आइए इसे जानते हैं। घाटी समीर क्या है? दिन के समय पर्वत का तापमान ज़्यादा और विकिरण प्राप्त करने के कारण घाटी से अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, जिसके कारण पर्वत पर निम्न वायुदाब एवं घाटी में उच्च वायुदाब का निर्माण होता है, अतः पवन का प्रसार घाटी से पर्वत की तरफ होता है। इस कारण इसको घाटी समीर कहते हैं। ठीक है। पर्वत समीर क्या है? रात में पर्वत से पार्थिव विकिरण का पलायन तेजी से होता है, अतः पर्वत घाटी के अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंडा होता है। इस कारण पवन का प्रवाह पर्वत से घाटी की तरफ होता है। इस कारण इसको पर्वत का समीर कहते हैं। एकदम आसानीय भाषा में आपको यह नोट्स दिया जा रहा है। हमें नहीं लगता है कि कहीं भी आपको कुछ दिक्कत आ रही होगी। पर्वत एलपी यानी लो प्रेशर, और ये पर्वत एचपी है यानी हाई प्रेशर है, उच्च दाब और निम्न दाब। समझ गए? अब ये जानते हैं मानसूनी पवनें क्या होती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। मानसूनी पवनें क्या हैं? इसका प्रवाह भारतीय उपमहाद्वीप में होता है और गर्मी के मौसम में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों का प्रवाह होता है एवं शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों का प्रवाह होता है। नोट करके लिखेंगे ब्यूफोर्ट स्केल। इस स्केल का उपयोग वायु की गति अथवा वेग के मापन एवं आलेखन में किया जाता है। इस स्केल का आविष्कार 1805 में सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट द्वारा किया गया था। अब आइए जान लेते हैं स्थानीय पवनों के बारे में। एक सिनुक पवन होती है। राग पर्वतों में पूर्वी ढालों के सहारे गर्म एवं शुष्क होती है, जिसे हम लोग सिनुक बोलते हैं। सिनुक नहीं, चिनूक पवनें होती हैं। ये मिस्टेक हो गया है, चिनूक पवनें हैं। अब ये जान लेते हैं फोन के बारे में। आल्प्स पर्वत से उत्तरी ढाल के सहारे गर्म एवं शुष्क स्विट्जरलैंड में सुहाना मौसम एवं अंगूर की फसल के लिए उपयोगी है। कौन? फोन पवनें। ठीक है। सिराको या सहारा रेगिस्तान से उत्तरी दिशा में स्पेन इटली तक गर्म शुष्क एवं धूल भरी आंधी के लिए प्रसिद्ध है। यह इसका अन्य नाम भी है मिस्र या लीबिया, इन चीज़ों के नाम से इन्हें लोग जानते हैं। ब्लैक रोलर है, सीमूम है, हबूब है, हर्मटन, ब्रिकफिल्डर, सेंटाना, जोंडा, ब्रिस्टल, भूरा, बिलजर्ड, पैम्प्रोजुरन, ये सब स्थानीय पवनें हैं और इनके नाम हैं। और इनके ये जब ये पवनें आती हैं तो इनके आने से वायुमंडल में क्या क्या प्रभाव डालते हैं, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। जोंडा जब आएगा तो अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में एडिज से मैदानों में चलने वाली दवा है, ये दवा के लिए। समझ गए? यही उनके सब बारे में सब लिखा गया है। अब ये जानते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट धारा एक उच्च तलीय संकीर्ण तथा क्षैतिज अधि के सहारे तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली भूयावर्ती पवन है, जो क्षोभ सीमा के निकट प्रवाहित होती है। सामान्यतः इसकी गति 150 से 200 किलोमीटर प्रति आवर रहती है, परंतु कोर पर इनकी गति सार्वधिक 325 किलोमीटर तक भी मिलती है। मध्य अक्षांशों से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच इनकी गति सार्वधिक होती है। जेट वायु धाराएँ सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध में ही मिलती हैं। कारण स्थलीय भाग अधिक होने से तापमान में अंतर अधिक, इससे दाब प्रबलता अधिक होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों पर सक्रिय होती है, अन्य अक्षांशों में बहुत कम होता है। समझ गए? और इसकी उत्पत्ति के कारण क्या है, आइए ये जान लेते हैं। जेट धारा पछुआ अथवा अर्ध पछुआ हवाएं हैं, जो ऊपरी वायुमंडल में उष्ण एवं ठंडी वायु राशियों के बीच वाताग्रीय क्षेत्रों में दाब की क्षैतिज प्रवणता में अंतर तथा
कोणीय संवेग संरक्षण के कारण अस्तित्व में आती है। पहला है वायुदाब प्रवणता, दूसरा है संवेग संरक्षण। जेट धाराओं के कुछ प्रकार हैं, 4 ये निम्न है, मतलब ये जरूरी हैं, वैसे 4 ही हैं। ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम, उपोष्ण पछुआ और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये चारों क्या हैं? जेट धाराओं के प्रकार हैं। ठीक है, अब ये जानते हैं ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के बीच मिलती है। और ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम, इनका संबंध ध्रुवीय वाताग्रों से है। ये 30 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में क्षोभ सीमा पर ही मिलती हैं। इनकी गति 150 से 300 किलोमीटर तक होती है। उपोषण का भी यही है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, ये नोट करके जरूर लिखिएगा ये वाला भाग उपोषण पछुआ के बारे में। भारत में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए ये जेट ही जिम्मेदार है। भारत में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए ये जेट स्ट्रीम ही जिम्मेदार है। अगर ये नहीं रहेगा तो भारत में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ पाएगा। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये भी 8 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल में ही उत्पन्न होता है। और ये नोट करके लिखिएगा इसके बारे में। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए ये जेट पवनें जिम्मेदार हैं। अगर ये जेट पवनें ना हो तो भारत में मानसून जो आता है समय समय पर, ये मानसून का आना बंद हो जाएगा अगर ये जेट स्ट्रीम में ना हो तो। ठीक है, जेट पवनों का क्या महत्व है? ताप, आर्द्रता और संवेग के स्थानांतरण में जेट धाराओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब इन धाराओं का ऊपरी वायुमंडल में अभिसरण होता है तो ये धरातल पर प्रति चक्रवातीय दशाओं का निर्माण करती हैं, और जब ऊपरी वायुमंडल में अपसरण होता है तो यह चक्रवातीय दशाओं एवं अवदानों की उत्पत्ति करती है। ठीक है, तो ऐसे ही देख लीजिएगा। आज के लिए भाई मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। 17 मिनट क्लास चल चुकी है, अभी लंबा क्लास नहीं चल रहा है। बस आराम से हर एक चीज़ को पढ़ते हुए जाना है, कोई भी चीज़ छूटे ना पाए। जल्दीबाजी करेंगे तो कोई भी चीज़ छूट जाएगी, और आसानी से एक एक चीज़ को बताते हुए चलना है। कहीं से भी जो भी एसएससी का जीएस का जो भी सिलेबस है, हर एक चीज़ ख़त्म करना है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये भूगोल से 8वां क्लास था ना, ये 7 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तक विश्व के भूगोल से 7 क्लास लग चुके थे, आज का ये 8वां क्लास है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।